तो अगर आपको पूजा जी वो लोग मिले ना वामपंथी दल के जो सारे बहुत वो हैं, खुद जो बुरखे पहनेंगे नहीं, जो अपने घर की बेटियों को तो बड़े आगे भेजेंगे विदेश वगैरह सब जगह, लेकिन कहेंगे फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, बुरखे में कोई चॉइस नहीं है। और ये पता भी चल गया है कि कुरान शरीफ के हवाले से कि एसेंशियल हिस्सा, अहम हिस्सा मुसलमान होने का नहीं है बुरखा पहनना। यानी कि आपने लगातार झूठ पहनकर बच्चियों को पहनाया है। मतलब आप देखिए, चाहे पॉपुलेशन वो हो, अगर भेदभाव होता तो वो तो आबाद होने के बजाय उनकी तो आबादी घटती। जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन हुआ है वहाँ आबादी घटती, आबादी बढ़ी कैसे फिर? वो बेबाक हैं, बेबाकी से अपनी बातें रखती हैं। जब पत्रकार थीं तो स्क्रीन पर चमकती थीं, और जब अब नेता नगरी में पहुंची हैं तब भी वो चमक रही हैं। और हमारे साथ अभी तक आपको लग गया होगा कि हमारे साथ कौन है। जी, भाजपा की प्रवक्ता और चमकती हुई नेता साजिया इल्मी। साजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? मतलब अभी तक कहा जाता है कि भले ही माँ बेटियाँ जो है पिता की दुलारी हों, लेकिन माँ का बड़ा सहयोग होता है। माँ का नहीं रहा सहयोग मुझे। अम्मी पुराने ख्यालात की थी, कम उम्र में शादी उनकी हो गई थी, और जिस तरह से वो पली पड़ी थी, तो जब स्कूल आती थी बुरखा पहनकर तो मुझे थोड़ी शर्म आती थी। बाकी लड़कियों की मम्मी तो बुरखा नहीं पहनती थी। तो मैं और कहती थी, अरे इनायत साहब हैं जो ड्राइवर थे, उनको इनायत साहब हम लोग कहते थे। हम कहते थे अम्मियाँ बुरखा पहन के ना, ये बहुत शर्म आती, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। टीचर्स भी कभी मजाक उड़ाती थी, और कहते अम्मी प्लीज़। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा पहना है बेटा। इतनी गर्मी में अम्मी के लिए बुरा भी लगता था, इतनी गर्मी में पसीने पसीने होकर वो बैठती थी। और तब कहाँ एसी वेसी कुछ होता था, कूलर होता था घर में, गाड़ियों में कहाँ एसी होता था, बहुत बुरा लगता था मुझे। तो मुझे लगा नहीं, चाहे वो हमारी अम्मी हो, या हमारी चची जान हो, या हमारी खाला हो, बड़ी अम्मी हो, जो भी हो, उनकी ज़िंदगियाँ ये रही हैं। वो वही सिखा सकती हैं जो उन्होंने सीखा है। सोशल कंडीशनिंग बहुत डीप है। तो अगर आपको पूजा जी वो लोग मिले ना वामपंथी दल के जो सारे बहुत वो हैं, खुद जो बुरखे पहनेंगे नहीं, जो अपने घर की बेटियों को तो बड़े आगे भेजेंगे विदेश वगैरह सब जगह, लेकिन कहेंगे फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, बुरखे में कोई चॉइस नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी का एहसास आपको 20, 21, 25 साल के बाद होता है। जब 12, 13 साल की बच्चियाँ हैदराबाद में आप देखते हैं पूरा बुरखा पहने हुए, तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। वो सोसाइटी आप पर थोप रही है, आपके माँ बाप पर थोप रही है। और ये पता भी चल गया है कि कुरान शरीफ के हवाले से कि एसेंशियल हिस्सा, अहम हिस्सा मुसलमान होने का नहीं है बुरखा पहनना। यानी कि आपने लगातार झूठ पहनकर बच्चियों को पहनाया है। क्यों पहनाया है मैं जानती नहीं। और मुझे मालदीव्स के याद है जब वो आया था, जब उनके 2 मिनिस्टर्स थी, विमेन मिनिस्टर्स, अब वो पूरा ऐसे बुरखा पहने हुए हैं, पूरा मेकअप है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ। पूरा फेस में थोपा हुआ है मेकअप आपने, आप स्माइल कर रही हैं और आपने बुरखा पहन रखा, मतलब आप किसको खुश कर रही हैं? इसका लॉजिक क्या है? और इस्लाम जो मज़हब जिस वक्त के हिसाब से आया था, बड़ा लॉजिकल था। पहली बार औरतों को मिला आप राइट टू प्रॉपर्टी। और ये भी जो है जिल्बाब कहते थे, यानी कि आप ऐसे पहने उसको चेस्ट के एरिया में, सीने पे। और वो भी कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के लिए ये है, क्योंकि उस वक्त स्लेवरी थी, तो वो फ्री विमेन थी। इससे पहनने से लगता था कि ये अलग हैं, ये घर से आती हैं, ये स्लेव नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। तो ये था, लेकिन उसको आपने ये बना दिया इतना रिजिड। देखिए, बचपन से ये लगा कि या तो आप बहुत ही अच्छी सी बहन, एक अच्छी सी मुस्लिम महिला बन के रह सकते हैं, और उसको हर वक्त औरों को खुश करना है। अच्छा। आपने सलाम ठीक से आप करेंगे, आप ठीक से खाना बनाएंगे, आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आपकी शक्ल ठीक ठाक है तो आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आप घर के कामों में अच्छी नहीं है तो आपकी शादी फिर चलेगी नहीं। तो सारा जो दारो मदार है वो सब महिलाओं पर है, बच्चियों पर है। तो उस तरह से जीने में बहुत घुटन महसूस। अच्छा, मैं बीच में एक सवाल रह गया हमारा, मैंने आपसे पूछा कि अपने को आप कम ज़र्फ बना दें, छोटा बना दें, क्यों भाई? क्योंकि मेरी बॉडी एक फ़ीमेल की है। तो अच्छा बताइए, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, पर अल्लाह ताला ने दिमाग क्यों दिया? दिमाग तो वही है, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम। अल्लाह ताला ने क्यों दिया? ख्वाहिशात क्यों दिए? क्यों दिया अल्लाह ताला ने? तो अल्लाह ताला ने तो देते नहीं औरतों को। भाई अगर सब जेंडर से रिलेटेड होता मामला, कि आपके जो भी ख्वाब और ख्वाहिशात हैं वो आपके जिस्म से उनका ताल्लुक़ है, फीमेल एनाटमी, मेल एनाटमी,
एक आदमी का शरीर और एक महिला का शरीर, तो समझ में आती है बात। लेकिन फिर अल्लाह ताला दिमाग क्यों देते हैं, क्यों अल्लाह ताला कहते हैं? तो मुझे इस बात समझ में नहीं आई कि अभी अगर इतनी बुरी बात है कि मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ ख्वाब मेरे अलग हैं जो मेरे शायद खाला जान के नहीं होंगे या बड़ी बहनों के नहीं होंगे, तो अल्लाह मैंने क्यों दिया ये? तो मेरी लॉजिक होती थी बातों में जिसका जवाब नहीं दे पाते थे लोग। बहुत पिटाई भी हुई है, मतलब काफ़ी। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये, मेरी अपनी जीवनी अगर आपके उसके बारे में बताऊंगी क्या क्या दिक्कतें पेश आईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, बहन हूँ, घर की छोटी बेटी हूँ। बहुत तकलीफ़ दे रहा है और आपको बड़ी हकारत भरी नज़र से देखते हैं, आपको बहुत सुनने को मिलता है। क्या सचमुच इंडिया में ऐसा है कि मुस्लिमों को हिकारत की नज़र से देखा जाता है? नहीं, मुझे लगता है ये नहीं, मुझे लगता है जो लड़कियाँ जो थोड़ा रिबेल करती हैं अपने ख़ानदान में, तो ख़ानदान वाले बुरा भला कहते हैं कि वे तो बड़े मॉडर्न हैं, इनके ख्यालात। अब पढ़ना भी चाहते हैं तो लगता है नहीं ज़्यादा पढ़ लेंगे तो शादी कैसे होगी, क्योंकि मकसद तो आपका तय है आपका लक्ष्य, बच्चे पैदा करना है, खाना बनाना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छी बहू बनना है, अच्छी बेटी पहले बनना है, अच्छी बहन बनना है, फिर अच्छी दादी बनना है। ये सब रोल्स हैं आपके लिए, कोई और रोल है ही नहीं आपके लिए ना। अच्छा, अगर आप ये सब नहीं बनना चाहती, आप एक अच्छी पत्रकार बनना चाहती हूँ, या अच्छी एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ, या अच्छी नेता बनना चाहती हूँ, या अच्छा कुछ और भी बनना चाहती हूँ, हज़ारों आइडेंटिटीज़ हैं, तो उसके लिए जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बहुत तकलीफ़ दे है वो। अच्छी साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहती हूँ, मैथमेटिशियन, नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। वो दायरा सीमित है आपका। महिलाओं के लिए शौचालय क्यों नहीं है, और जो गरीबों के लिए इतना मुश्किल क्यों है शौच करना? और आप लोग हैव्स और हैव नॉट्स की बात करते हैं, बड़ी मार्क्सिस्ट टर्म है ना, इकोनॉमिक हैव्स एंड इकोनॉमिक हैव नॉट्स, क्लासेस की बात करते हैं। तो एक क्लास के लिए बाथरूम जाना, शौचालय जाना अपने को लग्जरी की तरह हो गया, हाँ, उनके लिए है ही नहीं, वो इतना मुश्किल है। और उसकी वजह से क्या क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था, ये घर से जा रहे हैं कहीं बाहर जगह नहीं है, डर रहे हैं, घबराहट है, तो ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे लगती थी, बहुत ज़्यादा। और उसी की बात हुई, पहली बार किसी ने ये बात कही रेड फोर्ट से। देखिए, जब एक मज़हब, और सिर्फ एक ही मज़हब, क्योंकि माइनॉरिटीज़ बहुत हैं, और जैसे कि आप देख भी रही हैं कि भेदभाव की बात ये लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर एक दो लोगों ने कभी मुझसे कहा कि तुम मुसलमान हो, आप तुम्हारे माँ बाप पाकिस्तान क्यों नहीं गए, हज़ारों हिंदुओं ने, हज़ारों सिखों ने दोस्ती की, मोहब्बत दी, उनके माँ बाप ने खाना बनाया, उनके घरों में जाके मैं अपने दोस्तों के रही हूँ, और भाई जो मतलब क्या लाड प्यार मुझे मिला है सबसे। कितने ऑफिसेज में, आप भी मुझे जानती हैं, कब भेदभाव हुआ मेरे साथ, मैं तो नहीं देखती हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं कानपुर चमनगंज में होती, और कभी कभी होते हैं पुलिस वाले, श्री कृष्ण कमीशन में रिपोर्ट में भी आया कि सिस्टमिक तौर पर हो सकते हैं बायसेस, तो उनसे लड़ना पड़ेगा, उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमेशा हर बात पे आप रोते चीखते रहें, और ये वामपंथी दलों से तो आप नुमाइंदगी कराए नहीं। मैं मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि आप मजबूर रहें, मजलूम रहें, ताकि उनकी पॉलिटिक्स जिंदा रहे। आप जितनी भी सरकारी योजना, उनका फ़ायदा लीजिए। सरकार से नफरत क्यों कर रहे हैं? भाई आपकी सरकार है, आप ही का देश है। फिर कहते हैं मुसलमानों की हालत देश में क्या है। भैया क्या हालत है मुसलमानों की? मतलब आप देखिए, चाहे पॉपुलेशन वो हो, अगर भेदभाव होता तो वो तो आबाद होने के बजाय उनकी तो आबादी घटती। जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन हुआ है वहाँ आबादी घटती। आबादी बढ़ी कैसे फिर ज़्यादा हाई उसमें? क्योंकि भेदभाव रहा नहीं है, आराम से गुजर बसर है। कितनी बार हमने देखा है, मेरे सारे दोस्त, बल्कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई ये लोग देखो नमाज़ें हो रही हैं और हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, हमारे घर में तो वो अंदर ही पढ़ लेते हैं, सब लोग बाहर आके कर रहे हैं, हम लोग वेट करना पड़ रहा है। पर मेरे जो ड्राइवर मेरा है, जो हिंदू है, और बाकी लोग पर कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ने दो। तो वो जो मैं देखती हूँ ना अपने हिंदू भाई बहनों में, आप उसे नकार नहीं सकते। ये अपने को मुसलमान, अब दो भाइयों में दिक्कत हो जाती है, एक ही परवरिश वो भी, तो हम लोग क्यों कहें? तो मैं हमेशा दोनों कौमों को साथ लाने की, समानता बहुत है, डिफरेंसेस कम हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस पर ही बात कर करके, तो मैं जो बहुत ही कट्टर, जो एक्सट्रीम राइट हो गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया है, तो दोनों इधर इतनी ज़्यादा कट्टरता जो बढ़ रही है, मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक्सट्रीम राइट के बारे में भी कहूँगी ये बात। एक्सट्रीम राइट विंग भी जो है, जो लगातार कभी कुरान शरीफ के बारे में कुछ कह देते हैं या किसी आयत के बारे में। अरे बहुत सारी किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे,
आप फ्रांस का नेशनल एंथम पढ़ेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं उसमें, खून वगैरह का जिक्र है, तो आप उसमें ना जाइए। आप देखिए कि सब इंसान हैं और यही तो हमारे देश की ये खुशबू है।